नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेदांत आईएएस। आज से हम आधुनिक भारत की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज में हम भारत में होने वाले सबसे बड़े बदलाव को समझेंगे कि किस तरह से भारत ने आधुनिक भारत की ओर कदम रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है औरंगजेब की डेथ होने के साथ। औरंगजेब सन 1658 में मुगल साम्राज्य की सत्ता को संभालता है। ठीक है, औरंगजेब ने अपना शासन काफी अच्छे से संभाला और मुगल साम्राज्य को उसके चरम बिंदु तक पहुंचा दिया। औरंगजेब को पता था कि उसको शासन को कैसे बढ़ाना है, कैसे विस्तार करना है और कैसे सभी राज्यों पर अपना राज्य बना के रखना है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों पे अपना कब्जा होने के बाद औरंगजेब साउथ की ओर जाता है। अब साउथ इंडिया में औरंगजेब का शासन कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण भाग तक पहुंच गया था। ठीक है, लेकिन सन 1707 में औरंगजेब वापस नॉर्थ की तरफ आता है। इस समय उसकी डेथ हो जाती है। अब औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य संभल नहीं पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी मुगल शासक हुए उन लोगों ने मुगल शासन की सत्ता को सही से कंट्रोल नहीं किया। वो इतने योग्य नहीं थे कि वो शासन को संभाल पाते और इसके कारण पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य डिसॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे हुआ? औरंगजेब की डेथ हुई सन 1707 में। औरंगजेब की डेथ के बाद जो रीजनल स्टेट्स है यानी कि वो राज्य जिन राज्यों में मुगल शासन का कब्जा था वो धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे। उन्होंने खुद को अलग राज्य घोषित कर दिया। इस तरह के राज्यों की दो कैटेगरीज बनती हैं। सबसे पहले वो थे जो मुगल साम्राज्य के अधिकारियों द्वारा बनाए गए, जैसे कि बंगाल है, अवध है और हैदराबाद है। इनको उत्तराधिकारी राज्य कहा गया। इन राज्यों पे उन अधिकारी का कंट्रोल था जिनको मुगल शासन ने सत्ता दी हुई थी, यानी कि मुगल साम्राज्य के अधिकारियों ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया और अलग राज्य बना लिया। दूसरे थे वो राज्य जिन्होंने विद्रोह किया। इसमें सबसे पहले थे मराठा, उसका सिख, जाट और रोहिल्ला। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य के पास दो बड़ी चुनौती आ गई, लेकिन वो ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम बंगाल को देखते हैं। मुर्शिद कुली खान, ये नाम इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के समय में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया जाता है। मुर्शिद कुली खान को प्रांतीय दीवान बनाया गया, यानी प्रांतीय मतलब राज्य का दीवान। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मुर्शिद कुली खान रेवेन्यू का एक्सपर्ट था। मुर्शिद कुली खान को पता था कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, कैसे उगाही करनी है और कैसे रेवेन्यू को बढ़ाना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए औरंगजेब के समय में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया गया था। ठीक है, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद मुर्शिद कुली खान सूबेदार के पद पर कब्जा कर लेता है और दोनों पदों को मिलाकर एक नया पद बनाता है जिसे नवाब कहा जाता है। तो नवाब पद को बनाने की शुरुआत मुर्शिद कुली खान ने करी थी और मुर्शिद कुली खान सबसे पहला नवाब था। देखिए, मुगल साम्राज्य में जो केंद्रीय प्रशासन था उनके नीचे कई सारे प्रांत आते थे। ये केंद्रीय प्रशासन है मुगल साम्राज्य का। ठीक है, मुगल साम्राज्य में कई सारे राज्य थे, राज्य या प्रांत, और इन्हें कहा जाता था सूबा। उस समय पे राज्य को या प्रांत को सूबा कहा जाता था और हर सूबे में दो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। वो थी सूबेदार या जिसे नजीम भी कहते थे और दूसरा था प्रांतीय दीवान। ये दो अलग अलग पोस्ट थी। ठीक है, सूबेदार का काम था कि सामान्य प्रशासन देखना, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना। ठीक है, इसके अलावा फौजीदारी न्याय, जिसे हम क्रिमिनल जस्टिस भी कहते हैं, वो सूबेदार अथवा नजीम के अंतर्गत आती थी। ठीक है, सूबेदार को अगर हम देखें, उसके पास उस समय की सेना थी, सेना या सैनिक। ठीक है, या फिर जिसे हम पुलिस भी कह सकते हैं। एक तरह से देखा जाए ये पद हो गया आईपीएस या जो आर्मी में जनरल होते हैं, इस तरह का पद। सूबेदार या नजीम के पास पूरी की पूरी सेना की पावर थी और सामान्य प्रशासन भी वो देखता था। ठीक है, दूसरा था प्रांतीय दीवान। प्रांतीय दीवान का काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, राजस्व संग्रह करना, राजस्व को बढ़ाना, जनता से पैसे को निकालना, जैसे भू राजस्व है। इसके अलावा प्रांतीय दीवान दीवानी न्याय भी देखता था। देखिए, दो तरह के मामले होते हैं, एक है फौजदारी और दूसरा
दीवानी। फौजदारी में क्रिमिनल चीजें आती हैं, जैसे कि किसी की हत्या हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। दीवानी न्याय में फैमिली डिस्प्यूट्स आते हैं, जैसे कि किसी ने किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी की जमीन को धोखे से हड़प लिया, हस्बैंड वाइफ का मैटर हो गया, ये सब दीवानी में आते हैं। तो ये फौजदारी और दीवानी की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब प्रांतीय दीवान के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर थी। जैसे हमारे यहाँ रेवेन्यू कलेक्टर किसे कहते हैं? आईएएस। आईएएस में क्या है? जैसे कि डीएम है या एसडीएम है या सचिव है, ठीक है, ये चीजें तो हैं। तो इस तरह की पोस्ट थी और ये चीज आपको केवल समझाने के लिए बताई गई है। आप इसको एज इट इज उस चीज से कनेक्ट नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई कि मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो प्रांतीय दीवान कौन था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को बनाया गया था प्रांतीय दीवान क्योंकि उसे रेवेन्यू की बहुत अच्छी नॉलेज थी। अब मुर्शिद कुली खान के पास प्रांतीय दीवान होने के बाद से पैसा बहुत आ गया। अब जिसके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने की शक्ति होगी तो वो कितना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है? बहुत सारा कर सकता है। जितनी उसकी एबिलिटी होगी उतना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, उतना स्टोर करेगा और उतना वो आगे पहुंचा सकता है। वो उस पर बात थी वो कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। तो मुर्शिद कुली खान ने पैसा बहुत अच्छा खासा जमा कर लिया, ठीक है। अब जिसके पास पैसा होगा उसके पास ऑटोमेटिकली शक्ति आ जाती है। पैसा और शक्ति जुड़ी हुई है, ठीक है। जिसके पास पैसा है उसके पास शक्ति है, तो उसने इस शक्ति का उपयोग करा और इस पद पर यानी कि सूबेदार के पद पर कब्जा कर लिया। तो मुर्शिद कुली खान अब प्रांतीय दीवान होने के साथ साथ सूबेदार या नजीम भी बन गया और इन दोनों पदों को मिला करके एक नया पद बनाया जिसे कहा गया नवाब, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान ने नवाब का पद बनाया। बंगाल का सबसे पहला नवाब मुर्शिद कुली खान बना। मुर्शिद कुली खान ने सूबेदार के पद पे कब्जा करके नवाब के पद का निर्माण करा। देखिए मुर्शिद कुली खान फुली इंडिपेंडेंट था, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी एबिलिटी के अनुसार राजस्व कलेक्ट करा और उसमें से कुछ भाग मुगल प्रशासन को भेजा। और मुर्शिद कुली खान के बाद उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और पुत्र सरफराज ने भी उसकी इसी नीति को जारी रखा और उन्होंने भी मुगल शासक को रेगुलर राजस्व भेजा। लेकिन सन 1740 में अलीवर्दी खान नवाब बन जाता है और अलीवर्दी खान ने मुगल शासक को राजस्व देना बंद कर दिया। अब यहां से देखिए बंगाल को अगर हम समझें, बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था, बंगाल से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था, वहां से भारत में इतनी चीजें सप्लाई होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं है कि बंगाल अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है। बंगाल में इतनी अच्छी उपज होती है, वहां इतने अच्छे कारीगर हैं। बंगाल के लोगों के काम को पूरे भारत में जाना जाता है। आज भी बंगाल के लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उनको पता है कि चीजों को कैसे बनाना है, वो चीजों के बारे में जानते हैं। अगर आप देखें तो बंगाल से कपड़ा भी बनता है, बंगाल से सोने का काम भी होता है, बंगाल से खाद्य आपूर्ति भी होती है, बंगाल कला में भी आगे है, बंगाल से बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सन 1740 के बाद मुगल साम्राज्य को बंगाल से रेवेन्यू मिलना बंद हो गया और इसका मुगल साम्राज्य पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा दूसरा था अवध। देखिए अवध एक मुगल अमीर अमीर उस समय एक पोस्ट हुआ करती थी, ठीक है। जैसे सूबेदार एक पोस्ट होती थी, जैसे प्रांतीय दीवान एक पोस्ट होती थी, उसी तरह अमीर भी एक पोस्ट हुआ करती थी। तो एक मुगल अमीर था जिसका नाम था सादत खान। उसने क्या करा, सन 1722 में अवध को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। देखिए अवध सादत खान के अंडर इंडिपेंडेंट था, फिर भी उसने औपचारिक रूप में मुगल शासन के अधीन ही काम करा। जैसे कि जो उसके कामों में मोहर इस्तेमाल होती थी वो मुगल शासन की ही होती थी, ठीक है। सादत खान के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ सफदरजंग और सफदरजंग को मुगल वजीर का पद मिला। सफदरजंग का उत्तराधिकारी था सुजाउद्दौला जो बक्सर के युद्ध में लड़ा था। हैदराबाद हैदराबाद कैसे बना? एक मुगल वजीर था जिसका नाम था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क काफी होशियार था, उसे पता था कि राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे सुधारा जाए, कैसे स्टेबिलिटी लाई जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। निजाम उल मुल्क ये चाहता था कि वो मुगल प्रशासन की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को संभाल दे और ठीक कर दे, और इसके लिए उसने बहुत ट्राई भी करा। लेकिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह वही है जिसे रंगीला भी कहा जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने उसके इस प्रयत्न को सफल नहीं होने दिया। कारण क्या था? क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला को यह लगता था कि अगर निजाम उल मुल्क ने
मुगल साम्राज्य के फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार दिया, तो उसके इस काम से वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा कि वही मुगल साम्राज्य का शासक बन जाएगा। तो निज़ाम उल मुल्क को वो काम नहीं करने दिएगा। इस चीज़ से निज़ाम उल मुल्क बहुत अपसेट हो जाता है और फैसला करता है कि अब वो अपना खुद का एक नया राज्य बनाएगा। सन 1724 में निज़ाम उल मुल्क एक नए राज्य की स्थापना करता है जिसका नाम था हैदराबाद। तो हमने 3 राज्यों के बारे में पढ़ लिया जो मुगल साम्राज्य के अधिकारियों द्वारा बनाए गए थे। और अगर आपको हमसे सिविल सर्विसेज की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।